हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे मुस्लिम लॉ की, जिसमें हम 3 पार्ट्स में बात किया है। मुस्लिम लॉ के मेहर और उसके विवाह विच्छेद के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि के उत्तराधिकार के विषय में। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल या अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम विधि यानी उत्तराधिकार के बारे में हम आज बात करेंगे। उत्तराधिकार को विरासत भी कहते हैं। उत्तराधिकार 2 प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। नंबर 1 वसीयत द्वारा, नंबर 2 निर्वसीयत द्वारा। वसीयत में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को वह अपने इच्छानुसार किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करना चाहता है तो वह वसीयत द्वारा अपनी संपूर्ण संपत्ति को उस व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है और वह कर देता है। और निर्वसीयत में क्या होता है, उस व्यक्ति के मृत्यु होने के बाद उसकी संपूर्ण संपत्ति के उत्तराधिकारी उसके पुत्र या उसके कलीग या रिश्तेदार ही होंगे। निर्वसीयती को उत्तराधिकार विरासत भी कहते हैं। मृतक की संपदा में से उसके अंतिम संस्कार तथा ऋणों के देने के बाद जो संपूर्ण संपत्ति बचती है वह उनके उत्तराधिकारों में देय होगी। मुस्लिम विधि की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। मुस्लिम विधि उत्तराधिकार के अंशों को नियत करती है। यह उत्तराधिकार तथा मृतक के मध्य दूरी तथा उनके संबंध तथा उनके विरोधों के बारे पर भी बहुत ही ध्यान देती है और उनके अंशों का निर्धारण करती है। उत्तराधिकार विषयक नियम इस्लाम पूर्व की प्रथाओं तथा कुरान पर आधारित हैं। उत्तराधिकार के कुछ सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें कुछ नियम बताए गए हैं। आइए हम उन नियमों को देखते हैं। चल, अचल, मूर्त व अमूर्त संपत्ति देय होगी। यदि किसी व्यक्ति के पास ये तीनों प्रकार की या चारों प्रकार की संपत्तियां हैं तो वे सभी संपत्तियां उनके उत्तराधिकारियों में देय होंगी। सिया विधि में संतान विहीन विधवा महिला को अपने पति की चल संपत्ति का 1/4 भाग की हकदार होगी। मुस्लिम विधि जन्म सिद्ध के सिद्धांत को नहीं मानता है और वहीं हिंदू विधि जन्म सिद्ध के सिद्धांत को मान्यता देता है। सुन्नी विधि में एक ही वर्ग के उत्तराधिकारियों के मध्य संपदा का विभाजन प्रति व्यक्ति के नियम के अनुसार किया जाएगा। मुस्लिम विधि में पुरुष और महिला दोनों ही मृतक की संपत्ति में उत्तराधिकारी होंगे, पर महिला को पुरुष की तुलना में 1/2 भाग ही प्राप्त होगा। गर्भस्थ शिशु सक्षम उत्तराधिकारी होगा। गर्भस्थ शिशु जीवित जन्म लेने पर अपना उत्तराधिकार प्राप्त करेगा। सौतेली माँ या सौतेली संतानें उत्तराधिकारी नहीं माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक निरंतर लापता रहता है तो उसकी सिविल मृत्यु मान ली जाएगी तथा उसकी संपूर्ण संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों में बांट दी जाएगी। वहीं सुन्नी विधि इस विषय पर कुछ अलग ही विचार रखता है। सुन्नी विधि कहता है कि 90 वर्षों तक लापता होने पर ही उस व्यक्ति की संपूर्ण संपत्ति उनके उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी, उसके पहले नहीं। जहाँ कोई मुस्लिम अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उसकी संपूर्ण संपत्ति का उत्तराधिकारी राज्य सरकार होती है। वह संपत्ति उस राज्य के अधीन कर दी जाती है। उत्तराधिकार के अपवर्जन के कुछ नियम दिए गए हैं। आइए हम नियमों को भी
समझते हैं। पागलपन, चरित्रहीनता या शारीरिक दोष उत्तराधिकार हेतु निर्योग्यता का कारण नहीं होंगे। हनकी विधि कहती है कि हनकी विधि के अंतर्गत हत्यारा मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं होगा। जैसे कोई पुत्र या कोई व्यक्ति अपने पिता या अपने पति का हत्यारा है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संपूर्ण संपत्ति में उस व्यक्ति को हक या अधिकार नहीं प्राप्त होगा। धर्म परिवर्तन उत्तराधिकार से वंचित होने का आधार नहीं होगा। अवैध संतानें अपने संभावित पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं होंगी। उत्तराधिकारियों को दो वर्गों में बांटा गया है, प्रथम वर्ग और द्वितीयक वर्ग। प्रथम वर्ग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, पुराने उत्तराधिकारी या अंशधारी, और अवशिष्ट उत्तराधिकारी या ग्राही, और पूर्ववर्ती संबंधी। इनको 3 भागों में बांटा गया है। और वहीं द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारियों को 4 भागों में बांटा गया है, संविदा द्वारा उत्तराधिकारी, अभिस्वीकृति संबंधी, सर्वत्र वसीयतदार और राज्य, ये सभी द्वितीयक उत्तराधिकार होंगे। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अवशिष्ट ग्राही पितृबंधु उत्तराधिकारी भी कहलाते हैं। उनके अंश नियत नहीं होते हैं तथा उनके अंश घटते बढ़ते रहते हैं। पुराने उत्तराधिकारियों के अंश बांट देने पर अवशिष्ट संपदा उन्हें उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। मुख्य वर्ग में उत्तराधिकारियों के न होने पर द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे। यदि प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं हैं तभी उस स्थिति में द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारियों को वह संपदा बांटी जाएगी, अन्यथा नहीं। संपत्ति वितरण की योजना। सर्वप्रथम दाय योग्य संपत्ति का निर्धारण अपेक्षित है। संपत्ति के अंशों का वितरण किया जा सकता है। प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों को उनके नियत अंश दिए जाएंगे। यदि प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारी नहीं हैं तो द्वितीयक वर्ग के उत्तराधिकारियों को संपत्ति का वितरण कर दिया जाएगा। पुरानी उत्तराधिकारियों को संपत्ति के वितरण के बाद शेष बची संपत्ति उसके ग्राहियों में बांट दी जाएगी। उत्तराधिकारी का अंश नियत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जो कि हम देखते हैं। यह ध्यान रखना होगा कि एक ही वर्ग का उत्तराधिकारी उसी वर्ग के अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा पूर्णतः अपवर्जित होगा। यदि प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी द्वितीयक वर्ग के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है या गिना जाता है तो ऐसी स्थिति में वह उत्तराधिकारी अपवर्जित होगा। कभी कभी एक ही वर्ग का उत्तराधिकारी किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में वर्ग परिवर्तन करके किसी भिन्न वर्ग का उत्तराधिकारी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी वह व्यक्ति अपवर्जित होगा। कोई उत्तराधिकारी अपने निर्धारित अंश के अतिरिक्त अंश का उत्तराधिकारी नहीं होगा। यदि जिस अंश का वह उत्तराधिकारी है वह उसी अंश के लिए उत्तराधिकारी होगा, किसी अन्य अंश के लिए वह उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। किसी उत्तराधिकारी की उपस्थिति में किसी अंश के उत्तराधिकारी का नियत अंश घट जाता है। आज के लेक्चर्स में इतना ही था। हम अपने अगले पार्ट्स में फिर मिलेंगे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।